ग्रेविटेशन की बात करूं मैं तो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट आया वो ग्रेविटी से आया है। और ग्रेविटी क्या होता है स्टूडेंट, जिसके बारे में न्यूटन ने सबसे पहले बताया था। न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में बताया स्टूडेंट, और उन्होंने कहा कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है, ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है स्टूडेंट जो किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है अर्थ के द्वारा। अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया जाता है, उसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा, न्यूटन ने कहा। तो ग्रेविटी से ही ग्रेविटेशन आया है स्टूडेंट। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ग्रेविटी है क्या। तो आपको बताएं, न्यूटन ने सबसे पहले कहा कि जितनी भी ऑब्जेक्ट जिनमें मास होता है, जब हम उन्हें ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा पृथ्वी पर ही लौट आते हैं, अर्थ पर ही लौट आते हैं। इसके पीछे का जो एक रीजन है वो यही है कि अर्थ के द्वारा इन पर एक फोर्स लगाया जाता है, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। स्टूडेंट क्या कहा जाता है? हाँ, तो किसी भी चीज को, कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं तो हमेशा वो अर्थ पर ही आ जाता है। अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है स्टूडेंट, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ पर ही चला आता है। इसके पीछे का रीजन न्यूटन ने कहा कि वहां पर एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगता है अर्थ के द्वारा, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी के संबंध में, हाँ जी हाँ, न्यूटन ने कहा इसके बारे में। न्यूटन साइंटिस्ट है जो अभी नहीं है फिलहाल। न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में चर्चा की, ग्रेविटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, और ग्रेविटी के बारे में एक ब्रॉड लेवल पे जो स्टडी हो ग्रेविटेशन कहा जाता है। ग्रेविटी के बारे में एक बड़े स्तर पर जो अध्ययन होता है, जो स्टडी है स्टूडेंट, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ग्रेविटेशन कहा जाता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी बात आगे करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। न्यूटन ने कहा कि अर्थ के सेंटर से ही ग्रेविटी लगता है। अर्थ के सेंटर में कुछ ऐसा है जो एक फोर्स क्रिएट करता है, उसी फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा गया है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हेडिंग सबसे पहले इस लेसन में डालेंगे आप लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखें। न्यूटन्स, नहीं फिजिक्स आसान भी है बेटा, बस पढ़ने की बात है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ रिवाइज करना बहुत जरूरी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेडिंग डाल दीजिए। बहुत सारे बच्चे 9th में हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पाया है, वो अतिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन स्कूल काउंटर पर जाकर करा लें, नहीं तो बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो क्लास 9th का एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के अकॉर्डिंग बात ऐसी थी, इन्होंने कहा कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी का मास m1 है और किसी का मास क्या है बेटा? m2 है। कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसमें से किसी का मास क्या है? m1 है, और किसी का मास क्या है स्टूडेंट? m2 है। m1 और m2 अगर किसी का मास हम मान लेते हैं कि बीच की जो दूरी है वो कैपिटल R है। क्या है स्टूडेंट? कैपिटल R के बीच की दूरी है। तो न्यूटन ने कहा दो अलग अलग मासेस अगर हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। क्लियर हो रही है बात? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूटन ने कहा अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनका अलग अलग मास है,
और वो r दूरी पर रखे हुए हैं या r दूरी पर हैं, तो वो हमेशा एक फोर्स के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक फोर्स के द्वारा क्या करेंगे स्टूडेंट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी बात न्यूटन ने यह भी कहा कि जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, मतलब r बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट, वो कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा स्टूडेंट? कम होता जाएगा। हाँ, ठीक है ना? ओके, तो न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है स्टूडेंट, आइए उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक फार्मूला भी लिखेंगे। क्लियर हो रही है बात? लिखेंगे every object in the universe, every object in the universe attract every object in the universe attracts every other object with a force directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance and inversely proportional to the square of the distance between the object। अभी फार्मूले में समझा देंगे कैसे, अभी स्टूडेंट फार्मूले में समझा देंगे कि कैसे। बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। न्यूटन ने कहा कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन लगता है उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और उनके बीच की दूरी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब होता है अगर दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम होगा, और दूरी घटेगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। पहले इतना लिख लीजिए, फिर फार्मूला बता देते हैं। स्टूडेंट पहले आप इतना नोट करिए। चलो पास करो क्विक। चलें आगे बढ़ें। चलो अब आगे देखते हैं। इसी में अब इसी को थोड़ा फार्मूले पे लिखेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे बेटा फार्मूला बनाना है। लिखेंगे लेट m1 एंड m2 आर
masses of two objects and R is, beta, let M1 and M2 are masses of two objects and R is distance between them, अगर उन ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस R है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस R है, then according न्यूटन के अकॉर्डिंग है बेटा कि जो अप्लाइड फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, F इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 इंटू M2 अपान का R स्क्वायर। M1 इंटू M2 अपान का R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे, कुछ ये हो जाएगा इस तरीके से, देखें प्रोपोर्शनल का मार्क है बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी का मार्क होता है। प्रोपोर्शनैलिटी के मार्क को जब भी हटाएंगे कांस्टेंट जुड़ेगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G और फिर M1 M2 अपान का क्या R स्क्वायर। ये न्यूटन का फार्मूला है स्टूडेंट, न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला है। G M1 M2 अपान का R स्क्वायर लिखेंगे where कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लिखेंगे where G is gravitational constant, और बेटा G की जो वैल्यू होती है, कैपिटल G क्योंकि कांस्टेंट है तो G की जो वैल्यू होगी, कैपिटल G की जो वैल्यू होगी, G की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम का स्क्वायर बेटा। ये आपका हो जाता है कैपिटल G की वैल्यू, ये भी नोट कर लेंगे।